हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय से गाइस आप क्या समझते हो? एम्प्लॉय मतलब जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। ठीक है गाइस, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। ठीक है, उनको हम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। ऐसे ह्यूमन बींग्स जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में एंड हमारे अदर थिंग्स रिलेटेड थिंग्स में जो हमारा सपोर्ट करते हैं, उनको गाइस अपन एम्प्लॉय कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। और गाइस इन्हीं इन्हीं लोग की कॉस्ट को जो अपन इनकी जो सैलरी, इनका बोनस, इनका रिट्रेंचमेंट, इनका वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड अदर थिंग्स, बोनस, कुछ भी चीज़ गाइस ये सारी हमारे लिए कॉस्ट होती है। ठीक है, और इसको डिटरमाइन कैसे करें ये हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, तो हम ये क्यों पढ़ रहे गाइस, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है सो दैट गाइस आप अच्छे से टैकल कर पाओगे प्रॉब्लम्स को। एम्प्लॉय कॉस्ट इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपन को पता चल सके कि एम्प्लॉय की क्या कॉस्ट है, एक एम्प्लॉय को रखने का हमारे पास क्या कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, उसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा गाइस, क्या इंक्लूड रहेगा क्या इंक्लूड नहीं रहेगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कैश आपको हेल्प करेगा वो डिटरमाइन करने के लिए। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में अपन को बता रहा है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय, गाइस गाइस जो लोग हमारे बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि गाइस अपने मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड रहते हैं, उनको अपन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और गाइस हमेशा याद रखना डायरेक्टली मतलब इकोनॉमिकल फिजिबल वे। आई होप गाइस आपको याद होगा कि इकोनॉमिकल फिजिबल वे का क्या मतलब होता है। मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में आपको समझाया है कि इकोनॉमिकल फिजिबल वे क्या होता है। ठीक है गाइस, देन गाइस अपन नेक्स्ट देखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है। तो गाइस अगर एम्प्लॉय कोई भी बेनिफिट रिसीव करता है, ठीक है, जो पेड या पेबल होता है, मैम क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ गाइस कि जो हम पे कर दिए हैं और जो पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारे कंसिडरेशन को अपन टेक इनटू कंसिडरेशन लेते हैं। वो पार्ट टाइम, टेम्परेरी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सब कुछ कवर करता है। ठीक है गाइस, याद रखना यहाँ पे मैंने क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। आगे गाइस इससे सिमिलर वर्ड्स आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। बट फिर भी से अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि आगे कुछ ऐसे आ सकता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कहा है मैंने अभी यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से। देन गाइस अपन आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आइडल टाइम क्या होता है। तो गाइस आइडल टाइम होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जो काम आपने किया है और जो एक्चुअल आपको काम करना चाहिए था, उन दोनों के बीच का आइडल टाइम। जैसे कि मैम लंच ब्रेक्स होते हैं गाइस, तो लंच ब्रेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपन को देने ही पड़ते हैं ना। अपने पास ऑप्शन थोड़ी ना होता है कि लंच ब्रेक देंगे या लंच ब्रेक नहीं देंगे। ऐसे कोई ऑप्शन थोड़ी ना होता है, अपन को तो देना ही पड़ता है ना। तो उसको अपन आइडल टाइम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे में अपना इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मतलब था गाइस, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब अपन जिसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते मैम? क्योंकि गाइस वो इकोनॉमिकल फिजिबल वे नहीं है ना। मैंने आपको समझाया था कि इकोनॉमिकल फिजिबल वे होना चाहिए, तो वो नहीं होगा इसलिए नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है गाइस, ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम मतलब एक ऐसा अमाउंट जो ज़्यादा है, मतलब जो बियॉन्ड है। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा पे कर रहे हो, अमाउंट जो भी आप बियॉन्ड पे कर रहे हो नॉर्मल। समझ लो कि आपको हर दिन का 10 रुपीज़ मिलता था और आज मैंने 12 दिया है, तो गाइस जो 2 रुपीज़ है यहाँ पर वो प्रीमियम के पैसे हैं। आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स अगर 2 आवर्स काम करते थे रोज़, सॉरी 2 तो बहुत कम हो गया, 8 आवर्स अगर आप रोज़ काम करते थे, एंड गाइस अगर आप 2 आवर्स एक्स्ट्रा कर रहे हैं मतलब आप 10 करोगे अब, है ना। तो गाइस जो 10 आवर्स है उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे अगर मिलेंगे तो उसको अपन बोलेंगे प्रीमियम। मतलब मैम एक बार और समझा दीजिए। देखो गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप 8 आवर रोज काम करते थे, इसका आपको मिलता था पर आवर 10 रुपए के हिसाब से, आपको कितना मिलेगा, 80 रुपीज मिलेगा आज के दिन के एंड में। क्लियर हुआ? देन गाइज क्या हुआ कि आपका जो बॉस था वो आपको बोला कि बेटा आज 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है आपको, तो उसका मैं आपको ओवर टाइम प्रीमियम दूंगा करके। तो आपने अग्रीड कर दिया। अब गाइज आप +2 आवर्स काम करोगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना अमाउंट होगा अगर आपका प्रीमियम 5 रुपीज पर आवर है तो। जल्दी आंसर करो। टोटल मेरे को टोटल आपको लेबर कॉस्ट निकाल के बताना है, कितना होगा। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी कैलकुलेट करो।
तो गाइज़ वक़्त ख़त्म होता है और आई होप आप लोग सही आंसर गेस कर पाए होंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो गाइज़ टोटल इसका आंसर ये होगा कि 80 रुपीज़ तो उसको मिलेगा ही, ठीक है? प्लस 2 घंटे का, हर घंटे का 10 रुपए उसको मिलता है, उसके हिसाब से 20 रुपए तो उसको मिलना ही है। ये तो नॉर्मल हो गया, 100 रुपीज़ उसको नॉर्मली मिलेगा। उसके ऊपर उसको ओवरटाइम वेजेस मिलेंगे 2 आवर्स के। उसने जो 2 आवर्स काम किया है, मैंने बताया था आपको कि हर घंटे का 5 रुपए उसको प्रीमियम मिलेगा। तो गाइस उसके हिसाब से उसको 10 रुपए और मिलेगा। तो टोटल अगर आपका आंसर आया है 110, तो गाइस आपका जवाब बिल्कुल सही है। और गाइस अगर आपका 110 आंसर नहीं आया है, तो फिर ध्यान दो कैसे बनेगा, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अब। आगे गाइस प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट है। आपको बताना है कि कैसे आप मेजर करोगे चीज़ों को। हाउ यू विल मेजर, मेजर व्हाट? मेजर द एम्प्लॉयी कॉस्ट, मतलब एक एम्प्लॉयी कॉस्ट को कैसे पता करोगे कि ये है या नहीं है, उसको आपको गैस करना है, ठीक है गाइस? गैस नहीं करना है, आई मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है गाइस? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एम्प्लॉयी कॉस्ट को जैसे रहेगा गाइस, आप ग्रॉस पे लोगे जो उसका रहेगा, उस पे आपको एडिशन करना रहेगा। क्या एडिशन करेंगे? जितने भी आप पे किए हो अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें आपने क्योंकि गाइस आपने इंटरमीडिएट पे सैलरी चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें काफ़ी सारे अलाउंस दिए रहते हैं, जैसे कि एचआरए, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। फिर बाकी भी अपन को बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और हैंडीकैप लोग को मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर अलाउंस, बहुत सारे रहते हैं गाइस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो आपने उनको दी है, आप इसको ना अलाउंस की जगह बेनिफिट्स भी बोल सकते हो, मतलब आपने जो भी बेनिफिट्स दिया ना, उसको भी अपन सबको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। देन गाइस बोनस अगर आपने पे किया है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए, समझ लो गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि सुनो, आपको 10% बोनस देना ही है आपके एम्प्लॉयज़ को, ये मैंडेटरी है। तो गाइस अगर आप स्टैट्यूटरी की वजह से आप दे रहे हो, तो गाइस उसको आपको पार्ट पे लेना ही है, ठीक है? यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। क्लियर हुआ? ठीक है। बट अगर वो आप एडिशनल अगर दे रहे हो एडिशनल टू बोनस, बोनस के अलावा भी अगर कुछ दे रहे हो, तो गाइस उसको भी आपको पार्ट बनाना है, ठीक है? ध्यान रखना ये चीज़ को। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं गाइस, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। आपको अभी से याद करते हुए चलना है, ठीक है? तो आपको कोई इश्यू ही नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? फिर गाइस क्या आता है रेमुनरेशन टू मैनेजरियल पर्सनल्स, मतलब क्या होता है गाइस, जो अपने एमडी है, डब्ल्यूटीडी है, उनको भी तो पैसे देने होते हैं ना, उन लोग फुक्कट पे काम थोड़ी ना करेंगे, तो उनको पेमेंट करोगे आप, तो उनको क्या दोगे? रेमुनरेशन। वो उसको क्या बोलेंगे अपन? मैनेजरी रेमुनरेशन। याद आ रहा है कुछ पुराना वाला 11% करके कुछ था, अपन अकाउंट्स में पढ़े थे, याद है? तो गाइस उसी को बोलते हैं। तो गाइस वो अपन एग्जीक्यूटिव्स को देते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को देते हैं। तो गाइस उन लोग को जो भी आप होल या पार्ट दे रहे हो, ठीक है, उसको अपन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देते हैं हमेशा। 11% परसेंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम देते थे अपन, अकाउंट्स में लर्न भी किए थे ये बात को। होप गाइस आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। देन गाइस आगे बताती हूँ मैं सेपरेट कॉस्ट। अगर गाइस आपकी कोई भी सेपरेट कॉस्ट है रिलेटेड टू वॉलंटरी रिटायरमेंट, आपने कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, उसकी आपकी कोई सेपरेट कॉस्ट है, या फिर रिट्रेंचमेंट दे दिया, ठीक है, या तो टर्मिनेट कर दिया एम्प्लॉय को। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो खुद से स्वभूत स्वन ज़्यादा हिंदी हो गया मतलब वो खुद से छोड़ के जाता है अगर गाइस आपके बिजनेस को, तो फिर अपन उसको कहते हैं कि वो वॉलंटरी मतलब खुद से रिटायर हुआ है, ठीक है? बट गाइस फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको निकाल दिया, बोले कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं काम करते हो, तुम बहुत चोरी कर रहे हो, तुमको निकाल दिया जा रहा है, आज से कल से अपना मुँह मत दिखाना, गेट लॉस्ट। तो गाइस अगर ऐसे बोल देते तो फिर वो रिट्रेंचमेंट होता है, इसमें ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है एम्प्लॉयी को। और टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेट कर देते हैं उसको, उसकी जॉब से उसको टर्मिनेट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन करना, ठीक है? तो गाइस अगर ऐसा कोई केस है ना, तो उस केस पे आपको क्या करना पड़ेगा? एमोर्टाइज़ करना पड़ेगा, मतलब उसके जितने भी पार्ट है, जो भी अमाउंट है, उसको आपको ओवर द टाइम पीरियड को आपको उसको क्या करना है? एमोर्टाइज़ करना है, ठीक है? एम्प्लॉयी कॉस्ट गाइस अगर इम्प्यूटेड होता है, मैंने आपको 100 बार समझाया कि गाइस इम्प्यूटेड कॉस्ट को कभी नहीं लेते, बिकॉज़ वो नोशनल होता है, ठीक है? वो नोशनल होता है मतलब वो असली में होता ही नहीं है कुछ, समझ गए? फिर आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम का मतलब होता है मल्टीपल्ड बाय द अवरली रेट। गाइस अपन को आइडल टाइम को मल्टीपल करना है किससे? अवरली रेट से, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको आपको अप्लाई करना है एम्प्लॉइज़ के ऊपर, ठीक है? वैसे करके इसको असर्टेन करना है आपको। क्लियर हुआ? कैसे असर्टेन करना है? ठीक है?
फिर एम्प्लॉयी कॉस्ट जो रहते हैं ना गाइस, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वेरिएबल वेरिएंसेस आ सकते हैं। अगर कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो गाइस हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट में तो वेरिएंस आना एकदम फाइनल होता है। तो गाइस अगर वेरिएंस आ रहे हैं, अगर वो नॉर्मल है तो सही है, उसको तो आप सीधा एम्प्लॉयी कॉस्ट पे ले जाओ, नॉर्मल है, जहाँ तक वो नॉर्मल है ले जा सकते हो। बट अगर वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो उस केस में गाइस आपको क्या करना है, क्या करना है? तब भी ले जाना है एबनॉर्मल को भी, ठीक है? एबनॉर्मल को भी ले जाना है, नॉर्मल को भी ले जाना है। क्लियर हुआ? बट गाइस रीज़न ज़रूर दे देना। पक्का से रीज़न आपको बताना पड़ेगा कि क्यों, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा करके, ठीक है? उसके बाद फिर सब्सिडीज़, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स, अगर सब्सिडी, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स ऐसे कुछ है और आपको रिसीव हो रहे हैं वो, या रिसीव होने वाले हैं, ठीक है? रिसीव हुए या फिर रिसीव होने वाले हैं, तो उस केस में गाइस आपको रिड्यूस कर देना है अपने कॉस्ट से। आपका कॉस्ट अगर ₹10 ₹100 है और आपको सब्सिडी ₹10 की मिली, तो आप ₹90 करोगे ना, तो ये रिड्यूस किए ना, तो वही बोल रहा है कि रिड्यूस कर देना, ठीक है? सो ईज़ी। एब्नॉर्मल कॉस्ट क्या होगा गाइज़, मैंने बताओगे? डू नॉट फॉर्म पार्ट। क्लियर? इसको तो याद कर ही लो, पेनल्टी, डू नॉट फॉर्म पार्ट, ठीक है? अगर गाइज़ आप किसी को फ्री में घर दे रहे हो, उसको आने-जाने का खर्चा दे रहे हो, तो गाइज़ वो सब तो बेनिफिट रिसीव्ड हो गया ना, तो वो सारी चीज़ को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? उसके गाइस कोई भी रिकवरी अगर आप एम्प्लॉयी से करो, समझ लो कि 10,000 रुपीज़ का उसका घर था, जिसपे 10,000 का रेंट आ रहा था। मिस्टर एक्स जो आपके एम्प्लॉयी थे ना, उनको आपने दिया एक रेंट घर का, सॉरी एक घर दिया जिसका रेंट था 10,000 रुपीज़, ठीक है? अब आपने मिस्टर एक्स को बोला कि तुम भी पे कर देना थोड़ा रेंट, थोड़ा मैं कर दूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिस्टर एक्स ने आपको 3,000 रुपीज़ रेंट के दिए और बाकी 7,000 आपने खुद बॉर्न किया, तो गाइस 3,000 जो हमको बेनिफिट रिसीव्ड हो रहा है ना, तो उस 3,000 को अगर आप बेनिफिट रिसीव हो रहा है, तो उसको आप कॉस्ट से रिड्यूस कर दोगे। ये कॉमन सेंस की बात है कि गाइस एकदम कॉमन सेंस की बात है ना, अगर आपको ₹10 का खर्च हुआ है और ₹2 आपको वापस मिल रहा है, तो आप बोलोगे ना कि मेरा ₹8 खर्च हुआ है। आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं मेरा ₹10 खर्च हुआ है करके, ठीक है? अगर कोई भी चेंजेस आता है अकाउंटिंग पॉलिसी में, अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज आ रहा है, ड्यू टू लॉ और ड्यू टू स्टैंडर्ड, ठीक है? ड्यू टू लॉ और ड्यू टू स्टैंडर्ड आ रहा है, तभी उस केस पे पहली बार चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको रिजल्ट में क्या बताना है? रिजल्ट में आप ये बताओगे कि हम बेटर प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। मतलब अगर हम आज ऐसे कर पा रहे थे, तो आज इससे सुंदर हो रहा है, बहुत प्यारा हो रहा है अब अगली बार से, ठीक है? आप ऐसे बताना। उसके बाद गाइस असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट पे चलते हैं, मतलब अपन को अब कॉस्ट को असाइन करना है। कैसे असाइन करोगे कॉस्ट को? कोई भी कॉस्ट को असाइन कैसे करते हैं, ये सीखना है अपन को, ठीक है? तो गाइस मैंने तो आपको कितने बार बताया कि डायरेक्टली ट्रेसेबल अगर होता है इकोनॉमिकल फिजिबल वे में, डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है अगर इकोनॉमिकल फिजिबल वे में, तो उसको वैसे ही असाइन कर दिए या करो वट्स, ठीक है? मंत्र याद हुआ? डायरेक्टली ट्रेसेबल अगर होता है इकोनॉमिकल फिजिबल वे में, तो उसको डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं, ठीक है? और अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं हुआ इकोनॉमिकल फिजिबल वे में, तो क्या करेंगे? तो ओवरहेड्स में ले जाएँगे, ओवरहेड्स में ले जाएँगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ये 2 पॉइंट हो गया गाइस। उसके बाद अगर आपको जो कोई सेपरेट कॉस्ट अगर कुछ लग रही है और अगर आपको लगता है कि गाइस वो मतलब सेपरेटली आप चार्ज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिकॉज़ आपको लगता है कि मटेरियल है, ये बहुत ज़रूरी है, तो गाइस आप उसको सेपरेटली चार्ज करोगे, ठीक है? उसके बाद फिर अमोर्टाइज़्ड सेपरेट कॉस्ट, गाइस आप कोई कोई सी कॉस्ट को ना अमोर्टाइज़ करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैम क्या होगा अमोर्टाइज़ करके? तो गाइस देखो बहुत सारी कॉस्ट ना बहुत बड़ी-बड़ी कॉस्ट होती है। जैसे कि हमारे पास वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, टर्मिनेशन हो गया गाइस। तो ये सारी जो कॉस्ट रहती है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा मोटी कॉस्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो गाइस इतना सारा अमाउंट अगर अपन प्रॉफिट से करेंगे ना, तो ऐसे करके हमारा प्रॉफिट पूरा नेगेटिव में चले जाएगा। तो गाइस दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, इसको अमोर्टाइज़ करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट गाइस ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है? और जो भी अनअमोर्टाइज़ अमाउंट रह जाता है ना, अगर कोई डिसकंटिन्यू बिज़नेस हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस डिसकंटिन्यू हो गया और उसका कोई अनअमोर्टाइज़ पोर्शन बाकी रह गया, तो उसको एम्प्लॉयी कॉस्ट में नहीं लेते गाइस, नहीं लेते।
आएगा एग्ज़ाम में, ये पक्का पॉइंट पक्का आता है कि एक एम्प्लॉयी था, डिसकंटिन्यू बिज़नेस से उसका जो रिट्रेंचमेंट कॉस्ट था, वो एमोर्टाइज़ 4 साल के लिए करना था, बट बिज़नेस ना 2 साल में बंद हो गया। तो कि जो 2 साल की अनअमोर्टाइज़ अमाउंट एम्प्लॉयी कॉस्ट की बची है, उसको आप कैसे करोगे? तो गाइज़ उसको एम्प्लॉयी कॉस्ट कंसीडर मत करना, ठीक है? आगे बढ़ते गाइज़ अगर कोई भी अपना ट्रेनिंग कॉस्ट हो रहा है, आपका रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो रहा है, तो हमेशा उसको ओवरहेड लेते हैं, क्योंकि गाइज़ एक-एक ठुक अपन बैठ के नहीं लिखते रहेंगे, इट्स स्लो, टू टाइम वेस्टिंग एंड टू लेंथी प्रोसेस, ठीक है? देन गाइज़ उसके फिर ओवरटाइम प्रीमियम अगर डायरेक्टली मिल पा रहा है, वेल एंड गुड, नहीं मिल पा रहा है, ओवरहेड। आइडल कॉस्ट जो रहेगी गाइज़ डायरेक्टली हो पाएगा तो परफेक्ट, नहीं तो ओवरहेड। गाइस प्रेजेंट कैसे करोगे? शो कैसे करोगे? शोकेस, शोकेस में कैसे सजाओगे? तो गाइस अगर डायरेक्ट है तो सेपरेट हेड में सजा देंगे, इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड सजा देंगे, ठीक है? अगर कोई भी ऐसी रिसोर्सेज में कंज्यूम्ड हो गया एम्प्लॉयी कॉस्ट, जैसे कि सैलरी टू परमानेंट और टेम्परेरी, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, ऐसे टाइप के अगर कुछ भी है, तो गाइस उसका जो भी मटेरियल पार्ट आपको लगता है ना, आपको वो बताना है, ठीक है? मटेरियल पार्ट जो भी आपको लग रहा है आपको वो बताना पड़ेगा, इतनी सी बात है। डिस्क्लोज़ क्या करोगे गाइस? सबको क्या बताओगे? दिखावा क्या करोगे? दिखावा क्या करोगे गाइस? तो दिखावे में आपको बताना है कि अगर मेरा कोई भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इन डिफर्ड, अगर आपका कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो गाइस उसका मेथड आपको बताना है कि कैसे आप वो कैपिटल वर्क को निकाले हो। अगर कोई एबनॉर्मल है गाइस तो उसको एक्सक्लूड करते हैं, मैंने आपको 100 बार बताया एक्सक्लूड करते हैं। सेपरेट कॉस्ट जो रहेगी पेबल टू एम्प्लॉयी, वो आपको बताओगे कि ये सेपरेट थी तो मैंने ऐसे एम्प्लॉयी को पे किए, ठीक है? सेपरेट वाली चीज़ों को अलग बताओगे, एबनॉर्मल कॉस्ट जो रहेगी एक्सक्लूड करके अलग बताओगे। पेनल्टी डैमेजेस जो भी पे कर रहे हो आप उसको एक्सक्लूड करोगे, एक्सक्लूड। पेनल्टी डैमेजेस को एक्सक्लूड करोगे। कोई भी ग्रांट है, सब्सिडरी है, सब्सिडरी ग्रांट कोई भी है तो उसको रिड्यूस करोगे गाइस। क्यों रिड्यूस करते हैं? मैंने आपको कई बार बताया कि 100 रुपए की चीज़ थी, 10 रुपए सब्सिडरी मिल गए तो 90 रुपए जो होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो 10 रुपए आप तो डिस्क्लोज़ को करोगे ही ना कि मैंने माइनस किया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन ऑलवेज़ डिस्क्लोज़ में जाएगा। गाइस ये सारे एकदम कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है? हर केस में आ रहा है। तो आपको एक बार याद करना, हमेशा लिखना है, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज में कुछ भी एम्प्लॉयी कॉस्ट हो रही है, आपको बताना है फॉरेन एक्सचेंज में यही एम्प्लॉयी कॉस्ट हुई थी करके। एंड गाइस कोई भी चेंजेस आते हैं हमेशा की तरह गाइस ये पूरा तीनों डिस्क्लोजर सेम है। आप लोग देखे ही होंगे इसके पहले के लेक्चर्स एंड आगे के देखोगे, सब में सेम है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती हुई तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपको गाइस सबको शेयर करना ही है, बिकॉज़ आपको पता है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।